हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में, आज के इस लेसन में हम आपको 15 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, कंप्यूटर की ऐसी 15 बातें जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं हर एक यूज़र के लिए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% यूज़र्स जो हैं, कंप्यूटर यूज़र हैं, इन बातों को नहीं जानते हैं, मतलब ठीक ढंग से नहीं जानते हैं। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हो, अभी आपने कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया है, ये बातें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। या आपको ऑलरेडी कंप्यूटर आता है, फिर भी ये वीडियो आपको देखनी होगी, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें बताऊंगा आपको वो बातें ठीक ढंग से अभी पता नहीं है। तो चलते हैं अपनी लेक्चर की साइड और देखते हैं ऐसी कौन सी 15 बातें हैं महत्वपूर्ण जो कंप्यूटर से संबंधित हैं और जो कि हर एक यूज़र को पता होनी ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे आज व्हाट इज़ कंप्यूटर। व्हाट इज़ कंप्यूटर के बाद बताएंगे विंडो क्या है, विंडो के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद बताएंगे कि डेस्कटॉप क्या होता है, आइकन क्या होता है, बैकग्राउंड क्या होता है, कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हम आपको आज वाले इस वाले लेसन में बताने वाले। आगे है कि विंडो स्टार्ट मेनू क्या होता है, उसकी पूरी जानकारी देंगे। आगे बताएंगे आपको टास्क बार क्या होता है, विंडो का टास्क बार क्या होता है, डेस्कटॉप शॉर्टकट्स, देखिए एक होती है शॉर्ट की, एक होता है शॉर्टकट्स, इन दोनों में फ़र्क है जो कि आज आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। शॉर्टकट की क्या होती है और डेस्कटॉप शॉर्टकट क्या होता है। दिस पीसी माई पीसी, ये अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये हम आपको बताएंगे कि ये होता क्या है। बिगनर्स इन चीज़ों को अभी तक नहीं जानता होता है। आगे है कंप्यूटर में नया फोल्डर कैसे बनाएं, कैसे डाटा मूव करें, कैसे कॉपी करें, कैसे ट्रांसफ़र करें। आगे बताया गया कि पेन ड्राइव से सीडी में डाटा, पेन ड्राइव या कोई भी स्टोरेज डिवाइस से डाटा अगर आपको ट्रांसफ़र करना हो तो वो कैसे किया जाता है। विंडो रिसाइकिल बिन की पूरी जानकारी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंप्यूटर यूज़र, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर चाहे वो बिगनर हो चाहे वो एक्सपर्ट हो, कंप्यूटर यूज़र के बारे में ठीक ढंग से नहीं जानता है। तो यहाँ आपको पता लगेगा कि कंप्यूटर यूज़र कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा यूज़र आपके बेनिफिट्स क्या है, टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और लास्ट में आपको बताएंगे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और कैसे रिमूव किया जाता है। तो मैं 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। देखो, मैं आपको वो नहीं बताऊंगा कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला यंत्र है, डाटा को रिसीव करता है। ये बातें जो हम बहुत सारी बुक्स में पढ़ चुके हैं या बहुत सारी वीडियो में आपने देखा भी होगा, मैंने भी बहुत सारी वीडियो बनाई है। फिलहाल मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, कंप्यूटर जो है एक बिजली से चलने वाला यंत्र तो जरूर है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए ये करता क्या है। यहाँ पर आपको साइड में मैंने दिखाया कीबोर्ड, माउस, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ये है इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट डिवाइस। आपको पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है और प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है। देखो, सिस्टम यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, सिस्टम यूनिट, मास स्टोरेज को छोड़ दो फिलहाल के लिए। सिस्टम यूनिट यानी ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये क्या है? आपके आउटपुट डिवाइस है, इससे आप डाटा प्राप्त करते हो। और कीबोर्ड और माउस क्या है आपके? ये इनपुट डिवाइस है। इनके द्वारा आप ऑर्डर देते हो कंप्यूटर को, इनके कहने पे कंप्यूटर आपका काम करता है, आपके कहने पे काम नहीं करता है। आपको मॉनिटर को चलाना नहीं सीखना है, आपको सीपीयू को चलाना नहीं सीखना है, हमें सीखना है कीबोर्ड और माउस को चलाना, कि कीबोर्ड और माउस के द्वारा हम किस प्रकार कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। यदि आपको इनपुट डिवाइस चलाने आ गए तो समझ लो आपको कंप्यूटर चलाना आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमें कि विंडो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विंडो क्या होता है। देखो, आप लोगों ने नाम सुना होगा विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 11, अब विंडो 11 अभी वर्तमान समय में चली हुई और विंडो 10 भी है। चाहे कोई भी विंडो हो, ये क्या होती है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? आपके कंप्यूटर को चलने की योग्य बनाती है। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मतलब कहने का मतलब विंडो नहीं है, तो आपका कंप्यूटर किसी भी काम का नहीं है। एक कंप्यूटर में 2 पार्ट्स कंबाइन होते हैं, एक तो हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में आपका आ गया मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, वो हार्डवेयर की क्लास में मैं बता चुका हूँ। लेकिन अब आता है सॉफ्टवेयर के बारे में बात। तो सबसे पहला अगर प्राइमरी सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर में प्राइमरी सॉफ्टवेयर के रूप में विंडो को इंस्टॉल किया जाता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है।
यदि आपके कंप्यूटर में विंडो नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है आपका कंप्यूटर चल नहीं पाएगा। चलने के योग्य बनाने के लिए विंडो का यूज किया जाता है। विंडो सिर्फ आपके कंप्यूटर को चलने के योग्य बनाती है। अगर आपको उस पर कोई स्पेशल काम करना होता है तो उसके लिए हमें अलग अनेक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना समझें कि विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ये अलग अलग टाइप की होती है और कंप्यूटर को चलने के लायक बनाती है। अगर विंडो नहीं होगी तो कंप्यूटर नहीं चलेगा आपका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेस्कटॉप आइकन क्या होता है। डेस्कटॉप आइकन, पहली बात कर लेते हैं कि डेस्कटॉप किसे बोलते हैं। डेस्कटॉप मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर जो भी आपके सामने अभी डिस्प्ले दिखाई दे रही है, ये मेरे पास विंडो 11 है, आपकी विंडो कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो डिस्प्ले मुझे दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है, इसे हम डेस्कटॉप बोल देंगे। डेस्कटॉप मतलब जो कंप्यूटर की फर्स्ट स्क्रीन होती है, जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो पहली जो स्क्रीन आपको दिखाई देती है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। और डेस्कटॉप के ऊपर जो भी आपको ये छोटे छोटे आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपको दिस पीसी नेटवर्क या जो भी मेरी एप्लीकेशन है, उनके कुछ आपको यहाँ पर शॉर्टकट्स या इनको हम आइकन बोलते हैं। ठीक है, आइकन इनको बोला जाता है जो कि हमारे डेस्कटॉप के ऊपर एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स होते हैं, इनको हम आइकन बोलते हैं। रहेगा याद कि डेस्कटॉप किसे बोलते हैं। कंप्यूटर की पहली स्क्रीन जब हम ऑन करते हैं उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। और डेस्कटॉप के ऊपर जो आइकन्स होते हैं, मतलब जो भी छोटे छोटे एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स होते हैं, उनको हम आइकन बोलते हैं। अब इतना तो सबको पता होगा, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ डेस्कटॉप से संबंधित। यदि आप इन आइकन्स को अपने हिसाब से अरेंज करना चाहते हो, सबसे पहले इधर ध्यान दें, मैं व्यू पे जैसे क्लिक करता हूँ, आपकी विंडो कोई सी भी हो सकती है, तो यहाँ पर अलग अलग है। जैसे लार्ज में आपके आइकन जो है लार्ज में दिखाई देंगे। मीडियम यानी आपके आइकन जो है मीडियम रूप में दिखाई देंगे आपको। स्मॉल यानी आपको स्मॉल रूप में दिखाई देंगे। यानी जो डेस्कटॉप के आइकन थे, मैंने यहाँ पर स्मॉल पे क्लिक कर दिया, तो स्मॉल पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखो कि इनका साइज जो है वो स्मॉल हो गया। यदि मैं यहाँ पर इनको राइट क्लिक करके व्यू पे लार्ज पे क्लिक करता हूँ तो देखो इनका साइज जो है लार्ज हो गया। यानी यहाँ से हम अपने आइकन्स को जो है अरेंज कर सकते हैं। आगे हम समझते हैं यहाँ पर जो दिया गया है। ठीक है, पहले मैं इसको मीडियम कर लेता हूँ। यहाँ पर दिया गया है ऑटो अरेंज। ऑटो अरेंज का मतलब क्या है कि भी जब आप अपने आइकन्स को मूव करते हो तो ऑटो अरेंज हो जाए। ग्रिड करते हो तो ग्रिड के अकॉर्डिंग हो जाए, और अगर आप हाइड करना चाहते हो तो शो डेस्कटॉप आइकन पे आप क्लिक कर सकते हो। लेकिन ये फीचर जो है हाइड एंड शो का ओनली सिर्फ विंडो 11 में अवेलेबल है। आपकी कोई ओल्ड वर्जन होगा तो आपको सेटिंग में जाके वहाँ पर आपको हाइड एंड शो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी आपको बता देता हूँ ऑटो अरेंज होता क्या है। यदि मैं ऑटो अरेंज हटा देता हूँ तो मैं जब इसको उठा के इधर रखूँगा तो ये इधर उधर हमारे आइकन्स जो हैं वो मूव हो सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इसको ऑटो अरेंज यहाँ पर कर रखा है, अभी ध्यान से देखना, जैसे मैं ऑटो अरेंज करूँगा तो आपके वो आइकन जो है स्क्रीन से हटकर यहाँ पर सेट हो गए हैं। ये होता है ऑटो अरेंज। यदि आप यहाँ से ग्रिड, आपके कंप्यूटर में यदि ऑप्शन नहीं है तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टी में जाके आप चेक करना, वहाँ पर अलाइन ग्रिड के नाम से एक ऑप्शन है। मैंने यहाँ से ग्रिड हटा दिया तो सॉरी होगा क्या इसमें, मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने यहाँ पर देखो ये हटा दिया, और ये देखो फोल्डर के ऊपर, यहाँ पर फोल्डर आइकन्स के ऊपर आइकन्स आ गया। यदि मैं ग्रिड ऑफ कर देता हूँ और ऑटो अरेंज ऑफ कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी मैं सिर्फ ग्रिड ऑन करूँगा तो ये सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये सेपरेट हो जाएंगे। देखो ये सेपरेट हो गए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सेपरेट हो गए, दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सेपरेट हो गए। अब ऑटो अरेंज करेंगे तो यहाँ ये अपनी जगह पर जाके ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएंगे। उससे थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर दिया गया है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब है जो आपके डेस्कटॉप के ऊपर आइकन्स हैं उनको आप नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हो। सॉर्ट का मतलब होता है कि आप उसको सीरीज कैसी रखना चाहते हो, बाय नेम, बाय साइज, बाय टाइप, बाय डेट, जिस डेट को पब्लिश हुआ है उस डेट के अकॉर्डिंग वो सेट हो। सपोज करो मैंने बाय टाइप, आइटम टाइप पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो आपके आइकन्स जो है यहाँ पर चेंज हो गए होंगे। यदि मैं यहाँ पर शॉर्ट में बाय नेम करता हूँ, मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं बाय नेम करता हूँ तो नेम करने से देखो यहाँ पर ये आइकन जो है चेंज हो जाते हैं। यानी हम अपने आइकन्स को अरेंज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है,
रिफ्रेश आपके प्रोग्राम को रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। विंडो जब ऑपरेट होती है तो आपके प्रोग्राम को रिफ्रेश करने के लिए ये रिफ्रेश का ऑप्शन दिया गया होता है। अंडू डिलीट, यदि आपसे कोई चीज़ डिलीट हो गई है तो आप यहाँ से इसको अंडू कर सकते हो। ठीक है। न्यू, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि न्यू फोल्डर या न्यू एप्लीकेशन का मतलब क्या है। डिस्प्ले सेटिंग, देखो आपके कंप्यूटर में किसी और नाम से हो सकता है ये, क्योंकि मेरे विंडो 11 है। तो डिस्प्ले सेटिंग में हम क्या कर सकते हैं, अपने डिस्प्ले की डिफरेंट प्रकार की सेटिंग्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो इसमें आप ज़्यादा छेड़खानी ना करें, मैं रेकमेंड यही करूँगा। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूँ कि जैसे आपने यहाँ पर अपने रेजुलेशन को कम या ज़्यादा करना है तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। आप अपनी ब्राइटनेस को कम या बड़ा, मतलब कम या ज़्यादा कर सकते हो। आपको तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, मॉनिटर पे मैंने कम ज़्यादा किया है। स्केल, अगर आप इसकी स्केल कम ज़्यादा करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ 100% पे किया तो ये देखो थोड़ा छोटे हो गए साइज़, और यहाँ पर मैंने रिकमेंडेड पे क्लिक किया तो साइज़ थोड़ा बड़े हो गए। तो यहाँ पर आप अपने डिस्प्ले की सेटिंग्स कर सकते हो। कई बार क्या होता है, मुझे अपना डेस्कटॉप जो है चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है कि मैं अपने डेस्कटॉप को कैसे चेंज कर सकता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, जिस भी आप पिक्चर को लगाना चाहते हो उस पर राइट क्लिक करके सेट एज आप डेस्कटॉप भी कर सकते हो, या आप यहाँ पर पर्सनलाइजेशन में जाकर आपके देखो विंडो कोई भी हो सकती है। देखो हर एक का थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। मेरे पास यहाँ पर जो विंडो 11 में यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं तो मैं इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। आप भी अपनी पर्सनलाइजेशन में जाके वहाँ पर डेस्कटॉप पे जाके किसी भी थीम पे आप क्लिक करोगे, उसी थीम में आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप देखो यहाँ पर देखो डेस्कटॉप का थीम भी चेंज हो गया और सब कुछ बैकग्राउंड भी चेंज हो गया। ठीक है। ओके, मैं इसको पहले वाला कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये ठीक नहीं लगता डार्क वाला। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वाइट वाले पे क्लिक कर दिया। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन देख लेते हैं अपना। हमने बहुत जानकारी ले ली इस टॉपिक के बारे में। तो मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर क्या होता है, विंडो क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया कि डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, डेस्कटॉप के आइकन्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टार्ट मेनू की, विंडो स्टार्ट मेनू की। विंडो स्टार्ट मेनू क्या होता है कि जितने भी आपके कंप्यूटर्स के अंदर प्रोग्राम होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, वो आपके स्टार्ट मेनू में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर मैंने दो प्रकार की जो है, यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रही है ये विंडो 7 की, और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है ये विंडो 10 की स्टार्ट मेनू है। स्टार्ट मेनू में चाहे वो विंडो 10 की हो, 11 की हो या कोई ओल्ड हो जैसे XP या 7 की हो, सब में एक ही चीज़ इंफॉर्मेशन, मतलब सब में क्या समानता होती है। जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, जितने भी आपके सिस्टम की यूटिलिटी होती है, वो सारी उसके अंदर अवेलेबल होती है। देखो डेस्कटॉप पे हम हर एक चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर प्लेस जो है हमारे पास कम होता है। लेकिन स्टार्ट मेनू में कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी एप्लीकेशन जो है उपलब्ध होती हैं। जिस भी एप्लीकेशन पे जाना है आप स्टार्ट मेनू की हेल्प से उस पर जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं अपने वाली आपको दिखा देता हूँ। यदि हमें अपने वाले पे जाना हो तो हम कैसे जाएंगे, सपोज करो यहाँ पर अब मेरे पास जो स्टार्ट मेनू आया हुआ है आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा अजीब, मतलब जो आपके पास नहीं होगा शायद ऐसा है, लेकिन ये सेम रहता है। देखो मैंने अभी वैसे थीम चेंज किया था, हुआ नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो जो मैंने जब अब क्लिक किया यहाँ पर विंडो के बटन पे, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन अभी आपके सामने खुल के नज़र आ रहे हैं, इनको हम स्टार्ट मेनू बोलते हैं। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। अभी मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम 11 है तो इस प्रकार मेरी ये स्टार्ट मेनू दिखाई दे रही है। इसमें मुझे सभी एप्लीकेशन नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर मैं ऑल ऐप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल करके अपनी एप्लीकेशन को फाइंड कर सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार आपकी एप्लीकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको यहाँ पर इस साइड एक विंडो का बटन दिखाई देगा इस कोने पे, तो यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की जो है डिस्प्ले शो होगी, जो भी मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है। तो इस प्रकार के डिस्प्ले शो होने के बाद आप मतलब जो भी आपने सर्च करना था, आप उस सेटिंग्स पे जाके आप उस एप्लीकेशन पे जाके क्लिक करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टास्क बार, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टास्क बार, विंडो टास्क बार। यहाँ पर मैंने जितने भी टास्क बार आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपको, ये अलग अलग विंडो के हैं। जैसे सबसे पहले जो है टास्क बार,
ये विंडो 11 का, मैं नीचे से स्टार्ट कर देता हूँ। ये 98 का भी एक विंडो आई थी हमारे पास, तो उसका जो है टास्क बार कुछ इस प्रकार का था। फिर उसके बाद 7 XP का, सॉरी XP का उपलब्ध नहीं है, सॉरी कोई बात नहीं। XP का भी कुछ 7 की तरह ही था। यहाँ पर 7 का है, 7 के बाद 8 का है, 8 के बाद 10 का है, 10 के बाद 11 का है। देखो इसको टास्क बार क्यों बोला जाता है? जितने भी टास्क होते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं, वो इसी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन, चाहे आपके स्टार्ट मेन्यू हो, चाहे आपकी कोई एप्लीकेशन हो जो आपने रनिंग करनी है, वो सारी आपके टास्क बार में ओपन होती है। पहचान क्या रहती है इसकी? अक्सर ये बोला जाता है कि डेस्कटॉप के बॉटम में जो बार नज़र आता है उसको हम टास्क बार बोलते हैं। देखो 90% ये क्वेश्चन सही है, लेकिन टास्क बार की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। उसको लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में, हर एक जगह हम उसको प्लेस कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में होता है। लेकिन फिर भी टास्क बार का आपको पता होना चाहिए, जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं आपके कंप्यूटर्स के अंदर, वो सारी टास्क बार के अंदर ओपन होती हैं। पहचान क्या रहेगी इसकी? अगर मैं विंडो 11 की बात करूं तो विंडो 11 में सेंटर में जितने भी आपके आइकन्स होते हैं वो आपको नज़र आएंगे। हाँ, टाइम एंड डेट जो है हर एक विंडो के अंदर लेफ्ट हैंड, सॉरी हमारा राइट हैंड की साइड शो होगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जूम करके। यहाँ पर टाइम एंड डेट तो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर टाइम एंड डेट नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है आएगा यहाँ पर भी, लेकिन वो मैंने कट करके लगाया हुआ है। वो हमारे यहाँ पर राइट हैंड में हर एक बार के अंदर हमारा टाइम एंड डेट हमें नज़र आता है। किस लिए यूज़ किया जाता है? यूज़ देखो, इसका जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं वो टास्क बार के द्वारा ही आप ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस वाली विंडो को मैंने अभी मिनिमाइज़ किया। यहाँ से देखो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। यहाँ पर हमारे पास 3 बटन होते हैं। मिनिमाइज़ कर दूंगा तो मिनिमाइज़ करने के बाद ये विंडो जो है हमारे टास्क बार में यहाँ पर जो है नीचे नज़र आ जाएगी। मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। मेरे पास यहाँ पर टास्क बार में 2 एप्लीकेशन अभी ओपन है, एक OBS रिकॉर्डर और एक हमारे पास यहाँ पर जो है पावर पॉइंट, ठीक है। ऊपर से उसके अलावा हमारे पास ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है, लेकिन अभी ओपन नहीं है। जो ओपन होती है उसके नीचे नीचे देखो आप नज़र आ रहा हुआ एक डॉट सा नज़र आ जाता है, लेकिन ये विंडो 11 में है, ठीक है। यहाँ पर अगर राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड में हर एक टास्क बार के अंदर आपको टाइम एंड डेट नज़र आएगा। टाइम एंड डेट अगर आपको चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आके राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद देखो आपकी विंडो थोड़ा सा चेंज हो सकती है। मेरे में यहाँ पर दिया गया है एडजस्ट एंड टाइम एंड डेट। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर करंट टाइम एंड डेट के लिए आ गया। यहाँ पर सेट टाइम एंड डेट मेरे पास ऑटोमेटिकली मैंने किया हुआ है कि जो भी मेरे नेटवर्क से संबंधित नेटवर्क से मेरे पास आ जाए, ठीक है। आप भी ऑटोमेटिक रखें, उससे आपका कंप्यूटर का जो है टाइम एंड डेट जो है ऑटोमेटिक रहेगा, आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट लेसन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो है डेस्कटॉप शॉर्टकट्स, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ जो है इसके बाद पहले मैंने बताया था टास्क बार के बाद है हमारे पास यहाँ पर डेस्कटॉप शॉर्टकट। अब डेस्कटॉप के ऊपर मैंने अभी आपको आइकन्स दिखाए थे, ठीक है। वो क्या होते हैं? वो किसी न किसी प्रोग्राम के, किसी न किसी एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स होते हैं। शॉर्टकट्स का मतलब क्या है? या तो आप इन प्रोग्राम को, इन एप्लीकेशन को स्टार्ट मेनू में जाकर क्लिक करके वहाँ पर सर्च करके ढूंढ लो। यदि आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप उसका शॉर्टकट्स बना सकते हो। और मैंने आपको एक बात नहीं बताई, सॉरी, जब मैं आपको स्टार्ट मेनू बता रहा था, स्टार्ट मेनू में अगर आप कोई एप्लीकेशन सर्च कर रहे हो और आपको सर्च करने में कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्च का ऑप्शन दिया गया होता है। तो यहाँ पर हम सर्च, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सर्च टाइप हेयर टू सर्च, मतलब जो आप यहाँ पर लिखोगे वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा अगर आपको ढूंढने में दिक्कत आ रही है। जैसे मैंने वर्ड लिखा तो वर्ड एप्लीकेशन मेरे पास यहाँ पर शो होने लग गई है। या मैं कुछ भी लिखूँगा, मैं यहाँ पर पेंट लिखता हूँ तो पेंट एप्लीकेशन मेरे सामने यहाँ पर नज़र आ जाती है। अगर आपके पास ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है या ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत सारी है और पर्टिकुलरली आपको सर्च करनी होती है या पर्टिकुलरली ओपन करनी होती है, तो आप सर्च बार में क्लिक करके उस एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्ट मेनू में बताना था, सॉरी। ओके, कोई बात नहीं। अब आती है बात हमारे पास यहाँ पर शॉर्टकट्स की। शॉर्टकट्स जो है डेस्कटॉप शॉर्टकट्स की बात कर रहे हैं हम, ना कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स की बात कर रहे हैं।
देखो ये एप्लीकेशन के या किसी प्रोग्राम के शॉर्टकट्स होते हैं, आप खुद से भी बना सकते हो और या बाय डिफ़ॉल्ट आपको अवेलेबल मिलते हैं। तो आप किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी प्रोग्राम का शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हो। यदि आप शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हो, आपने उस प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करके बस क्रिएट एज शॉर्टकट्स पे क्लिक करना है, तो उसका एक आइकन आपके सामने डेस्कटॉप के ऊपर नज़र आ जाएगा। पहचान कैसे रहेगी कि ये शॉर्टकट्स है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। उस आइकन पे आपको एक एरो का निशान नज़र आएगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार का। जिस आप देख पा रहे हो रिसाइकिल बिन पे नहीं है, बाकी हर एक एप्लीकेशन पे यहाँ पर आपको एक एरो का निशान नज़र आ रहा है। ये एरो ही बताता है कि ये जो आइकन्स है ये किसी एप्लीकेशन का जो है शॉर्टकट्स है। यदि आप इस शॉर्टकट्स को डिलीट कर देते हो तो उससे आपकी एप्लीकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आप यहाँ से उसको ओपन जरूर कर सकते हो शॉर्टकट्स से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अब कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? जिस प्रकार आप कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए माउस का यूज़ करते हो, ठीक उसी प्रकार आप कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हो। अब ये एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग होती है कि आपने करना क्या है। मैंने कुछ एग्जांपल के लिए दिए हैं। यदि आप अंडू करना चाहते हो तो Ctrl+Z करेंगे, कट Ctrl+X, कॉपी Ctrl+C, Ctrl+V। वैसे मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट की बता नहीं रहा हूँ कितनी होती हैं, कैसे प्रकार की होती हैं। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि शॉर्टकट की हेल्प से आप अपना काम जल्दी कर सकते हो, और यदि आपके माउस में किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो काम कीबोर्ड की हेल्प से भी कर सकते हो। लेकिन आपको कीबोर्ड की शॉर्टकट की आना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपका काम जो है जल्दी हो जाता है अकॉर्डिंग टू माउस के अकॉर्डिंग। मतलब माउस से जब करते हैं थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम अगर कीबोर्ड से करेंगे तो टाइम जो है कम लगेगा, माउस से ज़्यादा लगता है, सॉरी। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास दिस पीसी माई पीसी। ये क्या है, इनके अलग अलग नाम होते हैं। देखो विंडो एक्सपी में ये पाया जाता है माई कंप्यूटर के नाम से, विंडो 7 में पाया जाता है ओनली कंप्यूटर के नाम से, और विंडो 8 में, विंडो 10 में या विंडो 11 की बात करें तो दिस पीसी के नाम से पाया जाता है। अब होता क्या है, ये बहुत सारे जो बिगनर्स जो नहीं जानते इसको, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर दिस पीसी के नाम से एक ऑप्शन दिया गया है। दिस पीसी में होता क्या है, जितने भी आपकी स्टोरेज डिवाइस होती हैं, जितने भी आपके फोल्डर इंपॉर्टेंट्स होते हैं, वो आपके यहीं उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लोकल डिस्क सी। मैं एक बार इसका ना बैकग्राउंड चेंज कर लूँ क्योंकि मुझे भी ये ठीक नहीं लग रहा है। पर्सनलाइजेशन में जाके यहाँ पर हमने वाइट पे क्लिक करना है, वाइट बैकग्राउंड पे, और ये एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। मैंने अप्लाई तो किया था, पता नहीं क्यों नहीं अप्लाई हुआ। हाँ, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दिस पीसी में जाके हम ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। लोकल डिस्क सी, या आपके यहाँ पर मैंने तो नेम चेंज कर रखे हैं, स्टोरेज या ऑफिस या वाईटी लिख रखा है मैंने। यहाँ पर आपको ऐसे मिलेगा लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी या XYZ कोई भी हो सकती है आपकी। ये क्या होती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आपके हार्ड डिस्क के पार्ट होते हैं, पार्टीशन होती हैं। यानी आपके कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क लगी हुई होती है या SSD लगी हुई होती है, तो ये उसके पार्ट होते हैं, ये उसके हिस्से होते हैं कि आप किन हिस्सों में कितना डाटा स्टोर रखना चाहते हो। इसे ही आप कंप्यूटर की लोकेशन बोल सकते हो कि आप एक पार्टीशन में अपने गाने स्टोर कर सकते हो, एक पार्टीशन में आप अपने ऑफिस डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हो, एक पार्टीशन में आप विंडो रख सकते हो। XYZ वर्क करने के लिए आप अलग अलग पार्टीशन का यूज़ करते हो। ऐसा नहीं है कि बस आप अपने कंप्यूटर में एक ही पार्टीशन बनाओ, बन सकता है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपके कंप्यूटर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको वो पार्टीशन डिलीट करना होता है। मतलब जब विंडो इंस्टॉलेशन करते हैं तो उस दौरान पार्टीशन डिलीट करने के दौरान आपका सभी डाटा जो है लॉस हो जाएगा। तो रेकमेंड यही रहेगा कि आप अपने अलग अलग पार्टीशन में डाटा को सेव रखें। जिस पार्टीशन के अंदर विंडो है उस पार्टीशन के अंदर डाटा ना सेव रखें, इस बात का आप ध्यान रखें। अब उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, जैसे हम माई कंप्यूटर में आते हैं, यहाँ पर हमें डेस्कटॉप के नाम से ऑप्शन दिखाई देता है। डेस्कटॉप पे जितनी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर नजर आएंगी, माई डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट के नाम से ऑप्शन दिखाई दे रहा होता है, और दूसरी एप्लीकेशन में माई डॉक्यूमेंट के नाम से होता है। तो जितने भी आप डॉक्यूमेंट विदाउट लोकेशन के अगर आप सेव करते हो, चाहे वो वर्ड के हो, एक्सेल के हो, तो वो डॉक्यूमेंट में आके आपके सेव हो जाते हैं।
अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई एप्लीकेशन पिक्चर्स की यूज़ कर रहे हो, अगर आप लोकेशन चेंज नहीं कर रहे हो लाइक एज स्कैनर, पेंट, जब आप उसको सेव करते हो तो आपके पिक्चर फोल्डर में आके वो सेव हो जाती हैं। ऐसे ही आप मूवी फोल्डर में आप अपनी बाय डिफ़ॉल्ट जो है मूवी स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन मैं रेकमेंड ये करूँगा कि आप इन फोल्डर्स का यूज़ ना करें, क्योंकि ये जो फोल्डर्स होते हैं ये सी पार्टीशन के होते हैं। सी पार्टीशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर विंडो होती है। तो अगर आपका इन फ्यूचर विंडो के दौरान आपको सी पार्टीशन को डिलीट करना पड़ गया तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर या वीडियोस के अंदर या आपने पिक्चर्स के अंदर जो भी अपना डाटा रखा हुआ था तो वो भी लॉस हो जाएगा। ध्यान रखें इस बात को। नेक्स्ट है हमारे पास बात है, ये तो थी हमारे कंप्यूटर्स का कुछ परिचय, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में नया फोल्डर कैसे बनाएं। कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। दो तरीके हैं जिनके द्वारा आप नया फोल्डर बना सकते हो। एक तो शॉर्टकट्स कीबोर्ड के द्वारा आप Ctrl+Shift+N दबाएंगे जहां भी आप फोल्डर बनाना चाहते हो, या आप माउस से जहां भी आप फोल्डर बनाना चाहते हो उससे राइट क्लिक करके भी आप फोल्डर बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर इसी डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर बनाना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, Ctrl+Shift+ और N कर दिया। तो जैसे मैंने यहाँ पर Ctrl+Shift+N किया तो हमारे सामने ये एक फ़ोल्डर नज़र आ गया। देखो यहाँ पर ये नेम के लिए भी बोल रहा है, मैं न्यू फोल्डर के नाम से आ भी गया। देखो सॉरी, यहाँ पर देखो, और नाम भी मांग रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर न्यू डाटा लिख दिया इसको, ठीक है। और जैसे मैंने एंटर किया तो ये फोल्डर जो है क्रिएट हो चुका है। अभी मैंने जो फोल्डर क्रिएट किया है वो शॉर्टकट से किया था। अगर आपने कीबोर्ड और माउस से करना तो माउस पे राइट क्लिक करना है। अभी मैंने कहा था मैं न्यू बताऊंगा। यहाँ पर देखो न्यू में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि न्यू में आप शॉर्टकट्स करना चाहते हो या बिटमैप या जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन अवेलेबल होती हैं उन सभी का बाय डिफ़ॉल्ट आप एक शॉर्टकट्स भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप एक शॉर्टकट्स एप्लीकेशन यानी एक डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर अभी वर्ड पे क्लिक कर दिया, ये मैंने वर्ड पे क्लिक कर दिया। तो वर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक जो है डेस्कटॉप के ऊपर एक वर्ड का जो है एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाएगी, यानी यहाँ पर मेरे पास एक फ़ाइल बन गई है वर्ड की। तो ऐसे में अनेक प्रकार की जो है फ़ाइल बना सकता हूँ। जितनी भी एप्लीकेशन होंगी उनका डायरेक्ट मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास ये तो मैंने बताया कि फोल्डर कैसे क्रिएट होगा। फोल्डर क्रिएट आपको करना आ गया, बहुत ही ज़्यादा आसान है। किसी भी कंप्यूटर लोकेशन में जाके आप फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास कट, कॉपी एंड पेस्ट। भाई कट कैसे करें, कॉपी कैसे करें, पेस्ट कैसे करें। अक्सर जो बिगनर्स होते हैं या बिगनर्स क्या एक्सपर्ट्स जो हैं ऑलरेडी जिनको कंप्यूटर आता है उनको अभी तक ये ही नहीं पता है कि कट का मतलब क्या होता है। कट का मतलब ये सोच लेते हैं कि भाई काटना होता है, डिलीट करना होता है, कि बस मैंने इसको सेलेक्ट किया कट कर दिया। वो तो आप डिलीट से भी कर सकते हो। तो कट का मतलब क्या होता है, देखो कट एक तरह से कॉपी ही होता है, लेकिन आप कट देखो कॉपी जब आप करते हो किसी डाटा को तो वो कॉपी वहाँ भी रहता है और दूसरी जगह भी चला जाता है। लेकिन जब हम कट करते हैं तो कट में क्या होता है, वो डाटा वहाँ से उठ के आप कहीं और पेस्ट करना चाहते हो। इसे आप मूव बोल सकते हो, सिंपल भाषा में मूव बोल सकते हो आप इसको, कि एक चीज़ यहाँ से उठा के आपने यहाँ कर दी, इसे हम कट बोलेंगे। भाई यहाँ से उठ के वो वहाँ चली गई। कॉपी में क्या होता है, यहाँ भी रहेगी वहाँ भी रहेगी, और दोनों के बाद यानी कट के बाद और कॉपी के बाद पेस्ट करना होता है। मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकली करके हम आपको दिखा देते हैं। अभी हमने एक न्यू डाटा का जो फोल्डर बनाया था वो अभी ब्लैंक है। इसके अंदर हम कोई डाटा कॉपी करते हैं, पहले कॉपी करेंगे फिर कट करेंगे। तो कट और कॉपी में डिफरेंस देख लेते हैं साथ के साथ। पहले हम जाएंगे अपने दिस पीसी में। दिस पीसी में मेरे पास यहाँ पर 2-3 फोल्डर हैं। मैं वाईटी में गया, वाईटी में तो बहुत ज़्यादा डाटा है, ये तो कॉपी होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर तो मैंने जैसे यहाँ पर जूम इट का मेरे पास एक फ़ोल्डर है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर जूम इट का। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर दिया यहाँ पर राइट क्लिक करके। और देखो मेरे पास यहाँ पर थोड़ा अलग ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन जब आप राइट क्लिक करोगे तो आपके ऑप्शन कट कॉपी पेस्ट आपको नज़र आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कॉपी जो मेरे पास ये है कॉपी, Ctrl+C शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हो। तो कॉपी पे आपने क्लिक किया,
कॉपी पे क्लिक करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पर अपने न्यू फोल्डर्स में। मैं आपको दिखाऊँ, न्यू फोल्डर पे आप डबल क्लिक भी कर सकते हो या राइट क्लिक करके आप इसको ओपन भी कर सकते हो। अक्सर जो न्यू यूज़र हैं वो थोड़ा दिक्कत आती है उनको कि भाई ओपन कैसे करना होता है। अब देखो, अगर आप डबल क्लिक करते हो थोड़ा रुक कर तो रीनेम हो जाएगा वो, अगर आप सेम टाइम में डबल क्लिक करते हो तो ओपन होगा, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो हमने या राइट क्लिक करके आप ओपन कर लो। तो यहाँ पर आके अब पेस्ट करना है। क्या करना है, पेस्ट, राइट क्लिक किया मैंने, देखो मेरे पास यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल है। आपके पास राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा पेस्ट का। तो जैसे आपने पेस्ट किया तो यहाँ पर देखो एक जूम का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर जूम इट का। अब कट का मतलब क्या होता है, कट का मतलब क्या होता है कि भी ये फोल्डर मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये डाटा मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये गाना मुझे यहाँ नहीं चाहिए। सपोज करो मैंने अभी यहाँ पर आपके सामने एक न्यू डॉक्यूमेंट का एक वर्ड की फाइल बनाई थी, मुझे ये कट करनी है। कट का मतलब काटनी है, काटने का मतलब ये नहीं है कि वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर राइट क्लिक किया मैंने। हाँ, अक्सर लोग कट का यूज़ डाटा को डिलीट करने के लिए करते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो इसका यूज़ होता है वो एक तरह से कॉपी पेस्ट की तरह होता है। तो मैंने यहाँ पर कट किया, क्या किया, यहाँ पर हमने कट किया। कट करने के बाद देखो यहाँ पर ये थोड़ा हाईलाइट हो गया, मतलब वो थोड़ा धुंधला सा हो गया, आपका डाटा ही थोड़ा धुंधला सा हो गया। अब जब आप इसको पेस्ट करोगे मतलब वो पूछेगा कि भाई आपने पेस्ट कहाँ करना, हम इसको न्यू फोल्डर में ही कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं जब इसको पेस्ट करूँगा, क्या करेंगे हम, पेस्ट। तो हमने जब इसको पेस्ट किया तो पेस्ट करने के बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर फाइल आ गई है न्यू फोल्डर की, आप देख पा रहे हो। मैं जूम करके आपको दिखा दूँ, देखो यहाँ पर फाइल आ गई हमारी। लेकिन फाइल आने के बाद ठीक है, ये तो हमें एक तरह से कॉपी पेस्ट की तरह नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पर डेस्कटॉप पे नज़र देखेंगे तो वो न्यू जो फाइल हमने बनाई थी न्यू वर्ड की, वो चली गई है, वो डिलीट नहीं हुई है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गई है। कट में क्या होता है, एक जगह से चीज़ दूसरी जगह चली जाती है। कॉपी में क्या आता है, वो वहाँ भी रहता है, दूसरी जगह भी रहता है। बहुत ही ज़्यादा आसान है कट कॉपी पेस्ट, लेकिन अक्सर कट में थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाती है। ओके, कोई बात नहीं, आशा है कि आप ये समझ गए होंगे कि कट कॉपी पेस्ट होता क्या है। नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विंडो रिसाइकिल बिन। विंडो रिसाइकिल बिन होता क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। अक्सर लोग ये जानते हैं सोचते हैं कि भाई मैं जब फ़ोटो वीडियो को डिलीट करता हूँ वो हमेशा के लिए डिलीट हो गई है। जी नहीं, वो आपकी वापस आ जाती है। जब भी आप कोई अपना डाटा डिलीट करते हो तो वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, वो रिसाइकिल बिन में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन वहाँ से आप उसको रिस्टोर कर सकते हो। कैसे, अभी आप देखो, मैंने यहाँ पर न्यू फोल्डर के अंदर कुछ डाटा जो है वो कॉपी किया था। मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके और यहाँ पर डिलीट कर दिया। डिलीट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, सेलेक्ट करके कीबोर्ड से भी आप डिलीट कर सकते हो या राइट क्लिक करके आप देखो मेरे ऊपर यहाँ पर ऑप्शन नज़र आएगा, लेकिन आपका शायद नीचे की तरफ एक ऑप्शन नज़र आएगा डिलीट करने के लिए। ठीक है, हमारे यहाँ तो एक डिलीट का ऑप्शन ये रहा। ठीक है, हमने इस पर डिलीट पे क्लिक किया, वो पूछ रहा है, पूछा भी नहीं उसने, पहले डिलीट कर दिया। लेकिन डिलीट से संबंधित मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं जो कि कोई भी नहीं बताता कि ये भी डिलीट होता है। डिलीट होने के बाद ये डाटा यहाँ से डिलीट हो गया और आप उसको रीस्टोर करना चाहते हो, तो रीस्टोर करने के लिए आप रिसाइकिल बिन में जाएंगे। कहाँ पर, रिसाइकिल बिन। डाटा डिलीट होने के बाद आपका रिसाइकिल बिन में चला जाता है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि आपने अपने कंप्यूटर से ही डाटा डिलीट किया हो। अगर आपने किसी स्टोरेज डिवाइस से डाटा डिलीट किया है और तो आप स्टोरेज डिवाइस से मतलब क्या है, आपने पेन ड्राइव लगाई अपने कंप्यूटर में और कोई स्टोरेज डिवाइस, जैसे मेरे पास ये है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, आपने कुछ इस प्रकार की डिवाइस लगाई, डाटा डिलीट कर दिया आपने और आप उसको रीस्टोर करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। खुद के कंप्यूटर से कोई किसी फोल्डर से, किसी ड्राइव से आपने डाटा डिलीट कर दिया है तो वो रिस्टोर हो सकता है, दूसरे डिवाइस का नहीं होगा। तो यहाँ पर हम रिसाइकिल बिन में आएंगे। रिसाइकिल बिन को हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद जितनी भी आपकी डिलीट फाइल होंगी आपको यहाँ पर वो नज़र आ जाएंगी, जितनी भी डिलीट फाइल होंगी। तो मैंने अभी एक न्यू फोल्डर और यहाँ पर एक क्या था वो, सॉरी नाम नहीं याद आ रहा, जूम, सॉरी हाँ जूम, ये रहा। ठीक है,
यहाँ पर जूम इट के नाम से एक फोल्डर जो है दिखाई दे रहा है और आज की डेट एंड टाइम भी दिखाई दे रहा है। आज 13 तारीख है, दूसरा महीना और 2022, 6:31 पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस टाइम पे ये फाइल जो है यहाँ पर रिसाइकल बिन में आई है। तो यहाँ पर अगर आप इसको रिस्टोर करना चाहते हो तो यहीं पर आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना है। यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद ये पूछेगा कि आप करना क्या चाहते हो। ठीक है, फाइल के ऊपर राइट क्लिक करते ही ये पूछेगा यहाँ से कट करना चाहते हो आप इसको, डिलीट करना चाहते हो। डिलीट का मतलब है कि भी रिसाइकिल बिन से ही मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ ताकि कोई इसको रिस्टोर ना कर सके। कट मतलब यहाँ से कट करके कहीं और पेस्ट करना चाहता हूँ। रिस्टोर का मतलब क्या है कि रिस्टोर, मैं इस पर रिस्टोर पे क्लिक करता हूँ तो ये फाइल जो है यहाँ से रिस्टोर होके अपनी जगह पर चली जा चुकी है। ठीक है, हम एक ये न्यू फोल्डर वाली भी रिस्टोर कर देते हैं, सॉरी न्यू डॉक्यूमेंट वाली। तो मैंने अभी आपको डाटा जो है रिस्टोर करके दिखाया और यहाँ पर ये डाटा अवेलेबल वापस से हो रहा है आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर ये डाटा आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई जब भी मैं डाटा डिलीट करूँ वो रिसाइकिल बिन में ना जाए, आप परमानेंटली डाटा डिलीट करना चाहते हो, क्योंकि रिसाइकिल बिन में जाने के बाद आपके सी पार्टीशन में वो डाटा रहता है, आपके सी पार्टीशन को वो कवर रखता है, उसका स्पेस को यूज़ करके रखता है। आप चाहते हो कि जब भी मैं डाटा डिलीट करूं वो डाटा परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, दोनों फोल्डर को या जिस भी फोल्डर को या जिस भी फाइल को आप डिलीट करना चाहते हो, डिलीट करने के लिए आपने कीबोर्ड से डिलीट की से पहले शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद, और मैंने अभी डिलीट किया है तो ये पूछ रहा है यहाँ पर आपसे, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। भाई डू यू श्योर कि परमानेंटली आप इसको डाटा डिलीट करने के लिए श्योर हो। ठीक है, यहाँ पर परमानेंटली आ गया है। कब आएगा ये, जब आप शिफ्ट प्लस डिलीट करोगे तो आएगा। अगर विदाउट शिफ्ट प्लस करोगे तो वो नहीं आएगा, वो आपका रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। तो मैं इसको श्योर हूँ करने के लिए, तो मैंने इसको जो है श्योर कर दिया। तो श्योर करने के बाद अब हम रिसाइकिल बिन में जाके देख लेते हैं। तो रिसाइकिल बिन में ये जो है डाटा अवेलेबल नहीं होगा और ये वापस भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, अगर आप चाहते हो कि मैं कल को इसको रिस्टोर करना चाहता हूं तो उसको आप परमानेंटली डिलीट ना करें। अगर आप चाहते हो कि मेरे उसको जरूरत ही नहीं है तो आप इसको शिफ्ट प्लस डिलीट करके ही डिलीट कर सकते हो। ओके जी, तो ये था हमारा रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंप्यूटर्स यूजर्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इंफॉर्मेशन। देखो, कंप्यूटर यूज़र हमें पता होता है कि कंप्यूटर यूज़र एक होता है, लेकिन आपको नहीं पता कि कंप्यूटर के अंदर 3 प्रकार के यूज़र्स होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के यूज़र, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र, स्टैंडर्ड यूज़र और आपका गेस्ट यूज़र। अब इन तीनों में फ़र्क क्या होता है? देखो, अगर आप पर्सनली यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, बिगनर हो, तो आपको अभी तक बस एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र पे ध्यान देना है। लेकिन अगर आप अपने किसी ऑफिस में अपना कंप्यूटर किसी दूसरे को देते हो या आपके अनेक क्लाइंट हैं आगे जो कि आपकी नेटवर्किंग से कनेक्टेड हैं, तो उनके आप अलग अलग टाइप के यूज़र क्रिएट कर सकते हो। देखो, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र वो यूज़र होता है जिसमें कंप्यूटर को कंट्रोल करने की पूरी कैपेसिटी होती है। मतलब मेन मेन जो है एडमिन होता है, ये सारी सेटिंग को स्टोर कर सकता है, चेंज कर सकता है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है और अनेक प्रकार की सेटिंग्स जो है कर सकता है, यानी पूरी तरह से कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है एडमिन यूज़र जो होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड यूज़र। स्टैंडर्ड यूज़र क्या होता है? ये एडमिन यूज़र का थोड़ा एडमिन यूज़र का आप या वॉइस एडमिन यूज़र आप इसको बोल सकते हो, लेकिन इसके पास पूरी तरह से अधिकार नहीं होते हैं सभी सेटिंग को चेंज करने के लिए। हाँ, कर सकता है, लेकिन परमिशन लेने के बाद। अगर एडमिन इसको परमिशन देता है कि भाई आप इस प्रकार की सेटिंग कर सकते हो, आप इस प्रकार के चेंज कर सकते हो, तो स्टैंडर्ड यूज़र उन सेटिंग को चेंज कर सकता है। अगर एडमिन ने वो परमिशन ही नहीं दी है तो जो है आपका स्टैंडर्ड यूज़र जो है वो यूज़ ही नहीं कर पाएगा, उनको चेंज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है गेस्ट यूज़र। गेस्ट यूज़र जैसे नाम से ही पता लग रहा है, थोड़ी देर के लिए या गेस्ट के तौर पे आप
किसी को अपना कंप्यूटर दे रहे हो, किसी ने काम करने के लिए मांगा है, तो आप उसका गेस्ट यूज़र क्रिएट करके दोगे उसको। तो गेस्ट यूज़र क्रिएट करने का फ़ायदा क्या होगा कि आपकी पर्सनली फाइल जो भी सिक्योरिटीबल हैं उनको वो नहीं देख पाएगा, उनको वो नहीं एक्सेस कर पाएगा, और ऐसी सेटिंग्स जो ओनली एडमिन ही या स्टैंडर्ड यूज़र ही कर सकता है वो गेस्ट यूज़र पे अवेलेबल ही नहीं होती है। ना ही वो उनको चेंज कर सकता है, ना ही उसको परमिशन होती है। ठीक है, तो 3 प्रकार के यूज़र होते हैं, एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र, स्टैंडर्ड यूज़र और गेस्ट यूज़र। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अक्सर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है एक्सपर्ट्स को भी और बिगनर्स को भी। देखो कंप्यूटर्स जो है, मैं आपको बताना चाहूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको बताया है कि कंप्यूटर्स जो है 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर से कंबाइन होता है। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो चलने लायक बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद यदि आपको कोई काम करना हो तो आपको अनेक प्रकार की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वही बात मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ। देखो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, या तो आप इसको एप्लीकेशन मान लो या सॉफ्टवेयर मान लो। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर से मतलब क्या है कि जो सिस्टम को ऑपरेट करने में हेल्प करती हैं, जैसे विंडो होगी, ड्राइवर्स होगी, कुछ अनेक प्रकार के यूटिलिटी, बायस के सेटअप्स हो गए, इनको हम बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। किनको बोलेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे बायस यूटिलिटी और ड्राइवर्स जो होते हैं, ये सिस्टम को काम करने में हेल्प करते हैं, भाई आपका कंप्यूटर सही ढंग से काम करे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मतलब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मतलब ये है कि आप विंडो के बाद आप कौन सी एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में यूज़ करना चाहते हो। एप्लीकेशन से मतलब है इंटरनेट भी अपने आप में एक एप्लीकेशन होता है। ठीक है, आपने मोजिला क्रोम इंस्टॉल करना है तो वो एक एप्लीकेशन है, उस पर आप एक्सेस कर रहे हो। या वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, टैली, कोरल ड्रॉ, XYZ जितने भी आपने नाम सुने होंगे जो भी आपको अलग से डालने पड़ते हैं उनको हम एप्लीकेशन बोलते हैं, जिस पे आप अपना पर्टिकुलरली वर्क करते हो। अब मैं एक फ़ोटो डिज़ाइनर हूँ तो मुझे फ़ोटोशॉप एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर फ़ोटोशॉप एप्लीकेशन का यूज़ करूँगा। तो यदि मैं एक टैली अकाउंटेंट हूँ तो मैं टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँगा, टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूँगा। मेरा फ़ोटोशॉप से कोई लेना देना नहीं होता है। एप्लीकेशन का मतलब कहता होता है जिससे यूज़र अपना काम करना चाहता है, जिस एप्लीकेशन के द्वारा वो कंप्यूटर को यूज कर पा रहा है उसे हम एप्लीकेशन कहेंगे। विंडो के साथ भी कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल होती हैं, लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं होती हैं, जैसे पेंट हो गया आपका, वर्ड पैड हो गया, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू MS वर्ड, MS एक्सेल के अकॉर्डिंग ये वर्क नहीं करते मतलब। तो इनके लिए आपको अलग से मतलब MS वर्ड एक्सेल का अगर आपको काम करना हो तो आपको अलग से ये एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करनी पड़ती हैं कंप्यूटर के अंदर। ये विंडो के साथ जो है इंस्टॉल नहीं होती है, ना ही ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपकी काउंट होंगी, ये आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काउंट होंगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस पे यूज़र अपने निजी प्रयोग के लिए कोई काम करता है उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम के यूज़ के लिए बनाए गए होते हैं, जिससे कंप्यूटर चलने के लायक बनता है या सही ढंग से काम करता है, उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। देखो यहाँ पर मैंने एक थोड़ा ग्राफ में समझाया भी हुआ है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले यूज़र होता है। यूज़र कोई भी हो, एडमिन हो, स्टैंडर्ड हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी यूज़र है। हम जो है सीधा लेना देना रखते हैं, किससे रखते हैं? यहाँ पर एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन को मैंने डाटा दिया, मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ, अभी पढ़ा भी रहा हूँ, तो मैं एक एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। तो एप्लीकेशन जो कनेक्ट है वो कनेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम से। किससे कनेक्ट है? ऑपरेटिंग सिस्टम से वो डाटा का लेन देन कर रही है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर पे डिपेंड होता है, आपके कंप्यूटर में कितनी कैपेसिटी का कैसा जो है कंप्यूटर हार्डवेयर लगा हुआ है। फिर हार्डवेयर उस चीज़ को एक्सेस करके वापस ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम वापस एप्लीकेशन को देती है, और एप्लीकेशन पे हमें वो रिजल्ट प्रोवाइड होता है। पहले यूज़र इनपुट डिवाइस के द्वारा डाटा देता है किसी एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन से जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ऑपरेटिंग सिस्टम से यूज़र में, यूज़र के बाद वापस ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद वापस एप्लीकेशन में। लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर में थोड़ा अलग है ये प्रोसीजर, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ अगर आप हार्डवेयर के स्टूडेंट हो। वहाँ पर साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज प्रोसेसर ALU का यूज़ हो जाता है। फिलहाल हम सिर्फ बात कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप, कंप्यूटर में कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर जो है
पाए जाते हैं। आगे है कि कंप्यूटर के अंदर जो है प्रोग्राम को कैसे इंस्टॉल करें, कैसे रिमूव करें। यदि आप अपने कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन, कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना चाहते हो तो सबसे पहले उसका सेटअप आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। रिमूव तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इंस्टॉल की बात कर रहा हूँ। इंस्टॉल करने के लिए आपको उसका सेटअप आपके पास होना चाहिए। सेटअप होगा तो ही आप इंस्टॉल कर पाओगे, सेटअप नहीं होगा तो आप नहीं इंस्टॉल कर पाओगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अक्सर मेरे से पहले बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पे, पूछते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलते हैं। देखिए, लीगल तरीका ये है कि आपको सॉफ्टवेयर जो है परचेज करना होगा। कोई भी आप फेक किसी से कॉपी पेस्ट करके या इंटरनेट से डाउनलोड करके करप्टेड सॉफ्टवेयर का ना यूज़ करें, उससे आपके कंप्यूटर को बहुत नुकसान हो सकता है। वो हार्मफुल होते हैं, उनमें वायरसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जो आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो या जो क्रैक सॉफ्टवेयर होते हैं। रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप अपने लीगल सॉफ्टवेयर को परचेज करके उसको इंस्टॉल करें। हाँ, अब हम बता देते हैं कि इंस्टॉल किया कैसे जाता है। इंस्टॉल करने के लिए आपके पास कुछ सेटअप्स का अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो मैं आपको कुछ सेटअप्स दिखा देता हूँ। मेरे कंप्यूटर में कुछ सेटअप्स हैं और मैं आपको एक दो एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। वैसे तो मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी सभी प्रकार की एप्लीकेशन अवेलेबल्स हैं। तो सपोज करो मुझे कोरल तो मेरे पास ऑलरेडी है, फोटोशॉप भी है। पहले रिमूव करके दिखा देता हूँ, फिर आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। सिंपल्स है। अब मुझे फोटोशॉप मेरे कंप्यूटर में है पहले से ही और मुझे इसको रिमूव करना है। तो सॉफ्टवेयर के रिमूव करने के लिए चाहे आपकी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आपको जाना होगा कंट्रोल पैनल में। कहाँ पर जाना होगा? कंट्रोल पैनल में। यहाँ पर अगर आपको कंट्रोल पैनल डेस्कटॉप पे नज़र नहीं आ रहा है तो आप स्टार्ट बटन पे यहाँ पर सर्च कर सकते हो कंट्रोल पैनल। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे कंट्रोल पैनल और आपके सामने जो है वो आ जाएगा। एंटर करेंगे तो हमारे सामने ये कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। कंट्रोल पैनल आपका कुछ इस प्रकार का भी आ सकता है, थोड़ा चेंज भी हो सकता है। आपको फाइंड करना है प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम में अनइंस्टॉल है प्रोग्राम, या प्रोग्राम पे आप आके क्लिक करते हो। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अनइंस्टॉल है प्रोग्राम या प्रोग्राम पे आपने आके क्लिक करना है। जैसे आप अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो ओपन होगी और आपके कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं उनकी यहाँ पर आपको लिस्ट शो होने लग जाएगी। ठीक है, तो मेरे कंप्यूटर में कुछ इस प्रकार के जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, लेकिन मुझे जो है रिमूव करना है यहाँ पर एडोब फोटोशॉप। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एडोब फोटोशॉप जो है यहाँ पर राइट क्लिक किया और यहाँ पर जो है अनइंस्टॉल पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं अनइंस्टॉल पे क्लिक करूंगा तो मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो उसके बाद मैंने इनको यस करना होता है और यस करने के बाद जो है यहाँ पर अनइंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको नीचे दिखाना चाहूँगा। देखो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भी आप वाक्य में जो है इसको रिमूव करना चाहते हो। जी हाँ, मैं सभी यूजर से जो है इसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो ये जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगे उनको फॉलो करके आपने इसको रिमूव कर देना है। तो आप इस प्रकार कंट्रोल पैनल में जाके किसी भी एप्लीकेशन को रिमूव कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे अगर आपको नीड पड़ रही है तो ही करें। बेफालतू में आपने कंट्रोल पैनल में जाके सॉफ्टवेयर को रिमूव नहीं करना है। कहीं आपके पास सेटअप ना हो तो आपको दिक्कत आ जाएगी। ये प्रोसीजर आप तब करें जब आप कंप्यूटर में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएं, आपको कंप्यूटर थोड़ा सा चलाना आ जाए। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को भी रिमूव कर सकते हो और आप उसमें जो है इंस्टॉल भी कर सकते हो। और मेरे पास जो है यहाँ पर फोटोशॉप का सेटअप है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ डालना सिखाऊंगा। उसमें एक की का यूज होगा, वो की मैं आपको यहाँ पर नहीं पर दिखा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको शुरू से बता दूं कि मेरे पास यहाँ पर देखो फोटोशॉप का जो है एक सेटअप अवेलेबल है। बहुत सारे सेटअप है मेरे पास, लेकिन मैंने अभी आपको फोटोशॉप रिमूव किया, मैं उसको वापस इंस्टॉल करना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर करना क्या है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर कॉपी ओपन करना है आपने। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, लेकिन इनमें से आपको ढूंढना है सेटअप। क्या ढूंढना है? सेटअप। अब सेटअप तो बहुत जगह लिखा हुआ है। जिस सेटअप के आगे एप्लीकेशन लिखा हो, देखो इस सेटअप के आगे एप्लीकेशन लिखा है, सॉरी इस सेटअप के आगे, तो ये सेटअप जो है रन होने योग्य है। तो इस सेटअप को जो है आपको रन करना पड़ेगा, या आप इनकी इमेज भी देख लो। इन इमेज से भी आप इनको कंट्रोलिंग कर सकते हो, इन इमेज से भी आप इनको देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, और इस पर क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर यस करेंगे,
कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, इन्फॉर्मेशन को आपने एग्री करना है। यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको यस नो बैक जो भी कह रहा वो आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर मुझे कह रहा है कि बैक नेक्स्ट कैंसिल, तो मैं करूँगा नेक्स्ट। उसके बाद एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पर मैंने ABC XYZ कुछ डाल दिया। यहाँ पर ये की है, की मैं आपको नहीं दिखा सकता डाल के, की के डालने वाला प्रोसीजर में जो है डाल के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि इनलीगल है की दिखाना। तो मैंने की डाल के यहाँ पर आगे सेटअप को कंटिन्यू कर लिया। यहाँ पर ये यस कह रहा है करने के लिए, और यहाँ पर बैक नेक्स्ट कैंसिल मैंने यहाँ पर नेक्स्ट किया, और यहाँ पर बैक नेक्स्ट कैंसिल अगेन, यहाँ पर नेक्स्ट, और यहाँ पर नेक्स्ट, काफ़ी बार नेक्स्ट हो रहा है। और उसके बाद अगर आपने जो भी इंफॉर्मेशन इसको दी है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, कोई भी लीगल एप्लीकेशन होगी, वो आपसे की ज़रूर मांगेगी। की के बाद आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आप उसको सही दोगे तो वो इस प्रकार कंटिन्यू आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। यदि आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है किसी भी प्रकार की तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये जैसे ही पूरा हो जाएगा तो आपका सेटअप जो है कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा सेटअप जो है कंटिन्यू जो है इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर दें और हमारा फोटोशॉप जो है ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। अब देखो, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है कि यहाँ पर हमारे कुछ टॉपिक्स थे 15 के करीब, 15 के करीब मैंने आपको टॉपिक बताए, लेकिन इसमें एक टॉपिक रह गया हमारा कि डाटा को कैसे कॉपी करते हैं। पता नहीं किसी वजह से रह गया कि स्टोरेज डिवाइस में आप डाटा कैसे कॉपी करोगे। पेन ड्राइव में, CD में, DVD में अक्सर जो बिगनर्स हैं उनको प्रॉब्लम आती है। तो फिलहाल के लिए मेरे पास स्टोरेज डिवाइस है, एक्सटर्नल स्टोरेज हार्ड डिस्क। आपकी पेन ड्राइव हो या कुछ भी हो, आपने उसको USB में लगाना है। USB में लगाने के बाद अब चाहे आपको कंप्यूटर से हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में डाटा भेजना हो या पेन ड्राइव से कंप्यूटर में डाटा भेजना हो, प्रोसीजर सेम रहता है, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अभी हम आपको बता देते हैं। तो ये जितने भी स्टोरेज डिवाइस है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपके माई कंप्यूटर में उपलब्ध होंगी। तो यहाँ पर देखो डाटा 1 डाटा 2 जो आपको नज़र आ रही है, ये मेरी यहाँ पर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो मैंने लगाई है, या आपकी पेन ड्राइव हो सकती है, वो नज़र आएगी। मेरे कंप्यूटर में CD नहीं है, ये तो ओपन पावर ISO का जो है सॉफ्टवेयर होता है, उसकी वजह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अदरवाइज मेरे में है नहीं है। अगर आपके में है तो आप CD से भी डाटा इसी प्रकार कॉपी करोगे, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। तो मुझे हार्ड डिस्क से कुछ डाटा अपने कंप्यूटर्स के अंदर या पेन ड्राइव से कुछ डाटा अपने कंप्यूटर्स के अंदर कॉपी करना है। तो मैं जाऊंगा डाटा 2 में। डाटा 2 को मैंने ओपन किया तो यहाँ पर मेरे पास जो है सपोज करो एसर के ड्राइवर्स जो हैं ये मैंने कॉपी करने हैं। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है आपका कॉपी ऑप्शन होएगा, मेरे पास यहाँ पर ऊपर उपलब्ध है। यहाँ पर देखो, तो मैंने कॉपी पे क्लिक किया। कॉपी पे क्लिक करने के बाद अब आपको ये जो अभी मैंने कॉपी किया है डाटा, ये मैंने USB हार्ड डिस्क से या पेन ड्राइव से कॉपी किया है। अब मुझे अपने कंप्यूटर्स के अंदर इसको पेस्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर्स के पार्टीशन कौन से हैं, और ये मेरे कंप्यूटर्स के पार्टीशन है। सपोज कर मैंने YT वाले फोल्डर को ओपन किया और यहाँ पर मुझे उसको पेस्ट करना है। कहाँ पर करना है? यहाँ पर। तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो वो डाटा जो है यहाँ पर हमारा कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ डाटा जो है वो कॉपी होना स्टार्ट हो गया। तो ये जैसे ही आपकी प्रोसेसिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी तो आपका डाटा जो है वो पूरी तरह से पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी थी और यहाँ पर देखो ये हमारा डाटा जो है उपलब्ध हो चुका है, जो कि मैंने अभी आपको कॉपी करके दिखाया था। उसके अंदर ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। अब ये तो मैंने क्या किया है कि हार्ड डिस्क से या USB पेन ड्राइव से या CD से लगा लो आप, मैंने कॉपी किया है अपने कंप्यूटर्स के अंदर। यदि मुझे अपने कंप्यूटर से पेन ड्राइव में या किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में डाटा ट्रांसफ़र करना हो तो कैसे होगा? तो भी वैसे होगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे मैं अभी मेरे पास जूम इट के नाम से वही फोल्डर है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पर कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब मैं जाता हूँ अपने कंप्यूटर्स में, दिस कंप्यूटर में। अब मेरे को यहाँ पर डाटा 2 वाले में इसको पेस्ट करना है। कहाँ पर? डाटा 2 में। डाटा 2 में यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो राइट पे क्लिक करके यहाँ पर न्यू पे हमने क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू फोल्डर पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया न्यू डाटा, ठीक है।
और मैंने एंटर कर दिया। न्यू डाटा क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू डाटा के नाम से एक फोल्डर आ जाएगा। इस पर आपने एंटर करना है या डबल क्लिक कर सकते हो, उसके बाद राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास नीचे पेस्ट है, तो वो डाटा जो है यहाँ पर देखो। अब ये जो डाटा आया है जूम इट के नाम से, ये मेरे कंप्यूटर से मेरी यूएसबी हार्ड ड्राइव में या पेन ड्राइव में आया है। लेकिन अगर आप सीडी में डाटा कॉपी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सीडी राइट करना आना चाहिए। वो ब्लैंक सीडी में आपका डाटा ट्रांसफ़र हो पाएगा, जिसमें ऑलरेडी डाटा है उसमें डाटा जो है आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। लेकिन वर्तमान समय में सीडी डीवीडी का बहुत ही कम ज़्यादा यूज़ होता है। अधिकतर यूएसबी हार्ड डिस्क या यूएसबी पेन ड्राइव या यूएसबी टाइप में स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता है। तो आज मैंने आपको बताया कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हर एक यूज़र को, बिगनर हो चाहे एक्सपर्ट हो, हर एक यूज़र को वो पता होनी चाहिए। यदि इन बातों का आपको पता है तो आप एक परफेक्ट यूज़र हो सकते हो कंप्यूटर के। यदि आप आज द्वारा मेरी बताई गई बातों में वीक हो तो समझ लेना आपको सही ढंग से कंप्यूटर नहीं आता है। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, उसके लिए सॉरी, लेकिन इस वीडियो में जितनी भी बातें मैंने बताई हैं वो आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। वीडियो को एक बार दोबारा से ज़रूर देखें और जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं अपने कंप्यूटर पे एक बार उनको अप्लाई ज़रूर करके देखें, तो आप अपने आप को एक एक्सपर्ट कंप्यूटर यूज़र मान सकते हो। और हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आज वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज वाली वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।